हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करते हैं आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथी फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा और एक जबरदस्त सेशन की ओर अपन बढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के 10 करंट अफेयर्स, जबरदस्त सवालों का एनालिसिस करेंगे और साथ ही आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो कल जो अपन ने सेशन किया था उससे संबंधित जो हमने करंट अफेयर्स के सवाल देखे थे उन तमाम सवालों का एनालिसिस भी आज अपन क्विक रिवीजन के माध्यम से करने वाले हैं। एक बार सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा। जबरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच होगा, ठीक है मित्रों। और बहुत ही जबरदस्त और सेशन जिसकी शुरुआत अब करेंगे। एक बार आप भी अपने स्तर से प्यारे साथियों शेयर कर दें और बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सेशन जिसका इंतज़ार आप सभी को बेसब्री से रहता है। सुबह सुबह की जब आवाज़ अपनी जब खुलती है तो अपनी करंट अफेयर्स से शुरुआत होती है। चलिए लाडलो, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है आपका। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुंता मारू, गिरधारी चौधरी और इसी के साथ शीतल, परमिला राणा, पीयूष शर्मा, अभी मीणा, ललिता मीणा, गुड्डू चौधरी। फिर मेरे साथ बने हैं साथी नन्नू पारगी के अलावा अपने साथ जुड़े हैं नंदन यादव। चलिए लाडलो, बहुत बहुत स्वागत। राम, आपका भी स्वागत है मित्र। सितारा शर्मा भी जुड़ चुके हैं, अजय कुमार, और इसी के साथ में अपने साथ जुड़े हैं साहिल खान। चलिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबका। सुमन मीणा, लोकी मीणा, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हरिभजन खत्री, ये भी आपका भी स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इस कामना के साथ में आज की इस क्लास का शुभारंभ करूंगा। और एक ऐसी बेहतरीन क्लास जिसका आगाज आज हम करने वाले हैं और बड़ा बेहतरीन और शानदार सेशन आपके बीच होगा, ज़बरदस्त सेशन होगा। एक बार थोड़ा सा आप सभी साथी जोर लगाकर आज की जो क्लास है इसको शेयर कर दें, ठीक है लाडलो। जबरदस्त और शानदार सेशन की ओर बढ़ेंगे और एक शानदार अपन एपिसोड पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज के इस दिन का शुभारंभ हम करें और पहले रिवीजन के क्वेश्चन जो हैं उनको देखते हैं। चलिए लाडलो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल जयपुर में लगी भीषण आग से हुई दुर्घटना की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी का गठन किया? तो राजस्थान चिकित्सा विभाग के आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। राजस्थान के किस सीनियर एडवोकेट को केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया? एडवोकेट भरत सिंह, जिनका संबंध अपने राजस्थान से आता है। 14-15 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? ये राजस्थान के उदयपुर में किया गया। हाल ही में निलंबन के कारण चर्चा में रहे कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह का संबंध किस यूनिवर्सिटी से रहा? तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर से रहा। और अभी वर्तमान में इसके कुलगुरु कौन बन चुके हैं तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे लाडलो। अभी वर्तमान में जोबनेर वाला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसके कुलगुरु आपके प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह हैं, ये भी याद रखना है। 8 अक्टूबर 2025 को भारत के किस राज्य की प्राक्कलन समिति ने राजस्थान की विधानसभा का अध्ययन भ्रमण किया? यह आपका आंसर आता है मित्रों मेघालय। और राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत गेरा नाम के एक व्यक्ति हैं जो राजस्थान राजस्व मंडल के अभी प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है। हाल ही में अपने निर्माण कार्य को लेकर चर्चा में रहा प्रताप बांध किस जिले में स्थित है? अलवर, जहां राजस्थान सरकार ने अपने राजस्थान का पहला नमो वन बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वो अपने स्थापित किया। निम्न में से किसे आपके नेशनल लैंड लाइफ बोर्ड ऑफ राजस्थान का चेयरमैन अपॉइंट किया गया? तो अपूर्व अग्रवाल को आपके नेशनल जो लैंड लाइफ बोर्ड ऑफ राजस्थान है उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ये आपके बीच में तमाम सवाल थे। और इसी के साथ राजस्थान का पहला हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र किसको अपॉइंट किया गया? पूरी मैत्री हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र अजमेर, जो राजस्थान का पहला हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र बना है। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीकी आधारित खेती के माध्यम से 40% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? तो ये 2047 तक राजस्थान सरकार राजस्थान के किसानों की एग्रीकल्चर में जो भागीदारी है उसमें 40% की वृद्धि करेगी, ऐसा अपने सरकार ने एक लक्ष्य रखा है।
चलिए लाडलो, अब आगे बढ़ने से पहले एक बेहतरीन और शानदार सूचना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। जो भी साथी इस समय 3rd ग्रेड एग्जाम मेंस भर्ती को लेकर बड़ा चिंतित है कि करंट अफेयर्स हम कैसे तैयार करें, तो आपका भाई आपके साथ है। आप चिंता मत कीजिएगा, आपका एग्जाम जनवरी में होगा, उससे पहले 12 के 12 महीनों का करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा और इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। लाडलो, आपका प्यार और स्नेह और समर्पण रहा तो मैं आपको वो सब कुछ पढ़ा दूंगा जो आपकी परीक्षाओं में छपने वाले सवाल होंगे। और फिर कह रहा हूं मित्रों, पिछले आप एग्जाम उठा के देखिएगा, पटवार वीडियो आपके 2nd ग्रेड हो, आरपीएससी का 1st ग्रेड एग्जाम हो, या फिर आपका प्यारे मित्रों कंडक्टर एग्जाम हो, या फिर आपका वाहन चालक भर्ती का एग्जाम हो, या प्लाटून कमांडर का एग्जाम हो, किसी भी भर्ती परीक्षा को उठाइएगा आप, और 4th ग्रेड एग्जाम हो, उस तमाम एग्जाम में आपके सवाल छपे हैं करंट अफेयर्स के, और मैंने पूरे सबूत आपको यूट्यूब के माध्यम से भी दिए हैं। तो ये राजस्थान में आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सबसे बड़ी महा मैराथन क्लास होने जा रही है लाडलो, और ये रीट मेंस स्पेशल भर्ती के लिए 2026 में एक ही क्लास में आपको कम से कम मैं 200-250 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और छोरों वो 200-250 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि वो तमाम जो सवाल है ना लाडलो, वो तमाम सवाल आपके बीच में ऐसे होंगे जिनको मैं एनालिसिस करूंगा। गुरुजी खेल खिलाड़ियों को भी इसमें कवर कर दो, करवा दूंगा भाई पीयूष शर्मा, चिंता मत करो। तुम्हारे जितने सवाल बनते ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करेगा। तुम तो अपने आप को झोंक दो, केवल और केवल इन 44 दिनों का समय आपके बीच बचा है। उन 44 दिनों में हमें क्या करना है, राजस्थान जीके के भी कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा जो तुम भी याद करोगे। क्या गजब और क्या शानदार कंटेंट पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो ये मैराथन क्लास आपके बीच होगी, और ये क्लास होने जा रही है मित्रों अपना जो आगामी संडे आ रहा है आपका 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, उस दिन हम सुबह 7 बजे इस क्लास में करेंगे शुरुआत, और हो सकता है ये क्लास 4 से 5 घंटे चलेगी, तो आप सब इस क्लास में जरूर जुड़िएगा। चलिए लाडलो, अब आज का सेशन अब यहाँ से प्रारंभ होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद से इस्तीफा दिया गया है? चलिए भाई, बढ़िया शानदार सवाल। उत्कल रंजन साहू, डॉक्टर संगीता आर्य, केसरी सिंह और शिव प्रकाश राठौड़। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सवाल आपके सामने पहुंच चुका है। अब देखिएगा मित्रों, अभी आरपीएससी आपके खूब करंट में रही, विवादों के कारण भी चर्चा में रही थी, और अपने कुछ नए प्रस्ताव हुए इसलिए भी करंट में रही। अगर मैं आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करूं तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, और आरपीएससी का मुख्यालय आपके रखा गया मेरे लाडलो घूघरा घाटी में। और ये घूघरा घाटी आपके कहाँ है, तो ये आपको पता है मित्रों अजमेर में। तो घूघरा घाटी जो अजमेर है, यहाँ आरपीएससी का मुख्यालय बनाया गया, और 22 दिसंबर 1949 में इसकी स्थापना हुई। अगर मेरे लाडलो में वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इस आरपीएससी के चेयरमैन की बात करूं, तो अभी वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष, आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में कौन है, उनका नाम आता है मित्रों आपके उत्कल रंजन साहू, जो कि पहले राजस्थान के अपने डीजीपी रहे मित्रों, और राजस्थान सरकार ने अब इन्हें आरपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया है। तो मित्रों ये आपके चेयरमैन तो हैं उत्कल रंजन साहू। अभी मैंने आपको बताया था मित्रों कि राजस्थान सरकार ने कुछ बड़ा बदलाव किया था, और राजस्थान सरकार ने क्या किया, ये आरपीएससी जो है मित्रों इसकी संरचना में बदलाव कर दिया। पहले आरपीएससी जब अपन पढ़ते थे लाडलो, तो आप सबको पता है पहले इसमें एक चेयरमैन और इसमें 7 अन्य सदस्य हुआ करते थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने साल 2025 में इसमें 3 पदों की बढ़ोतरी कर दी है मित्रों। ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ करंट में, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके सामने। तो अब 3 पदों की बढ़ोतरी की है, तो इसका मतलब अब टोटल आरपीएससी में जो सदस्य होंगे वो 1+10 होंगे, मतलब एक चेयरमैन और 10 अन्य सदस्य अपने अपॉइंट किए जाएंगे। ये आपके बीच में है। अगर मैं छोरों बात करूं अभी वर्तमान में, तो आरपीएससी के वर्तमान में जो टोटल अध्यक्ष सहित जो आपके आरपीएससी के जो वर्तमान में सदस्य हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं लाडलो। अभी वर्तमान में आपके 8 सदस्य थे, लेकिन एक आपके जो आरपीएससी की सदस्य रही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए अब आपके जो है आरपीएससी में वर्तमान सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित अपने टोटल केवल 7 रह गई। पहले 8 हो चुकी थी मित्रों, जैसे आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी तो 8 हो गई थी। अब ऐसे में एक और महिला जो आपके इसके सदस्य के
रूप में कार्यरत थी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंपा है। उनका नाम आता है मित्रों आपके डॉक्टर संगीता आर्य। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था डॉक्टर मंजू शर्मा ने भी आरपीएससी के सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया था। और अब आपके ये एकमात्र महिला सदस्य थी, उसने भी आरपीएससी के सदस्य के रूप में से अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को सौंप दिया। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल। अगर बात करें छोरों डॉक्टर संगीता आर्य की, तो इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल आपके 13 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला था, लेकिन इन्होंने तो अपना जो इस्तीफा है वो लगभग अपने 10 से 11 महीने जो पहले है वही सौंप दिया और ये अपना इस्तीफा अपने राज्यपाल को दे चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका होगा। और प्यारे छोरों, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि अगर आरपीएससी का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का कोई कदाचार के आरोप में पकड़ा जाता है, तो उस आरपीएससी के सदस्य को हटाने का और उसको निलंबित करने का अधिकार केवल राजस्थान में अपने राज्यपाल के पास नहीं, उसको हटाने का जो काम किया जा सकता है वो केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। जबकि आरपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आपका सवाल पूरा होता है छोरों। और जबरदस्त और शानदार सवाल आपका जो डॉक्टर संगीता आर्य हैं, इनका संबंध आपके किससे रहा? आरपीएससी से। चलिए छोरों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साल 2030 में भारत के किस शहर में कॉमनवेल्थ जो खेल है उनका आयोजन किया जाएगा? चलिए एक इंडिया करंट अफेयर्स का सवाल है, क्योंकि राजस्थान के ऐसे कई प्लेयर हैं जो इस गेम में भाग लेंगे, इसलिए हमारा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, आपको ध्यान रखना है 2030 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम है इनका आयोजन आपके अहमदाबाद में किया जाएगा। और अहमदाबाद जिसकी बात करें अपन मित्रों, तो अहमदाबाद आपका पड़ जाता है अपने गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मित्रों आपको एक सवाल और बता देता हूँ। अहमदाबाद गुजरात अपने भारत का पहला ऐसा शहर मित्रों जो आपके यूनेस्को में शामिल है। भारत का प्रथम शहर जो आपके यूनेस्को में शामिल हुआ था, और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2017 में। छोरों ध्यान रख लेना। और भारत का दूसरा शहर जयपुर है जो 6 जुलाई 2019 को आपके यूनेस्को में शामिल हुआ था। ये तमाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये कॉमनवेल्थ जो खेल है इसका आयोजन आपके कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। इसी तरीके से प्यारे साथियों कुछ सवाल है जो आपको ध्यान रखना है। अभी 2025 में आपके 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, इन 38वें नंबर के जो नेशनल गेम्स है 2025 का आयोजन आपके कहाँ हुआ था? तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका आयोजन आपके उत्तराखंड में हुआ था। और आपको पता है उत्तराखंड के 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया और कुल टोटल 43 पदक जीते, 43 और 15वां स्थान प्राप्त किया था। ये भी हम पढ़ चुके थे। इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, आपके 7वें नंबर के जो आपके राष्ट्रीय प्यारे साथियों जो यूथ गेम हुए हैं, नेशनल यूथ गेम, वो जो आपके राष्ट्रीय यूथ गेम हैं, उस राष्ट्रीय यूथ गेम्स का आयोजन आपके कहाँ किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है छोरों। और उनका आयोजन आपके बिहार में किया गया। ये क्वेश्चन तो आपके अभी अधीनस्थ बोर्ड ने 2 बार पूछा है। और इस 7वें नंबर के राष्ट्रीय यूथ गेम में बिहार में राजस्थान के अपने खिलाड़ियों ने 60 पदक जीते थे और हमने उस पूरी पदक तालिका में 3रा स्थान प्राप्त किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जबरदस्त और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम जो होंगे उनका आयोजन आपके अहमदाबाद में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। आपकी बेटी योजना का राजस्थान सरकार द्वारा नाम परिवर्तित किया गया है, अभी वर्तमान में ये किस नाम से संचालित है? लो जी बताइए। अपने राजस्थान में एक योजना चलती थी, उसका नाम आपके आता है छोरों आपकी बेटी योजना। और अभी क्यों करंट में है? क्योंकि राजस्थान सरकार ने वापस इसका जो पोर्टल है उसको लागू कर दिया। और राजस्थान सरकार ने कहा है मित्रों कि ये जो योजना है, अब इस योजना का लाभ पूरी बालिकाओं को हम देने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपका होने जा रहा है। और उस योजना का नाम आपके आता है आपकी बेटी योजना। अब आपकी बेटी जो योजना है, अगर मैं इस योजना की बात करूं तो प्यारे साथियों, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये अभी आपको मैं बता देता हूं, 1 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और प्यारे साथियों, ये एक ऐसी योजना है आपकी बेटी योजना, जिसकी अगर मैं बात करूं लाडलों, तो ये आपके बालिका के
जन्म पर अपने कुछ राशि अपने उपलब्ध करवाती है। बालिका का जब जन्म हो जाता है और बालिका जब अपने एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल जाती है और किसी सरकारी स्कूल में जब वो अध्ययन करती है तो कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लास में अगर बालिका पढ़ती है तो उसे अपने राजस्थान सरकार की तरफ से वार्षिक राशि प्रदान की जाती है और वो वार्षिक राशि आपके आ जाती है मित्रों 2100 यानी 2100 रुपये। और अगर मैं बात करूं आपके लाडलो 9th से लेकर 12th तक की जो क्लास होती है और उसमें जो बालिका अपने स्कूल जाती है तो ऐसे में उस बालिका को अपने राजस्थान सरकार की तरफ से 2500 रुपये की जो वार्षिक राशि है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम वापस इस योजना को ला रहे हैं और पहले लाडलों इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आपके राजश्री योजना था, इसका नाम बदला गया है और इस योजना का नाम बदलकर अब रखा गया आपकी बेटी योजना। याद रखिएगा, बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपका है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं प्यारे साथियों, एग्जाम में आपके ये योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है और 3rd ग्रेड की दृष्टि से तो जबरदस्त और शानदार सवाल आपका हो सकता है, इसलिए याद रख लेना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो 1 जून 2016 से शुरू हुई थी, बालिका के जन्म पर इसको शुरू किया जाता है और इसका नाम अभी राजस्थान सरकार ने रखा है आपकी बेटी योजना, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक की बालिकाओं को एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए 2100 रुपये सालाना दिया जाएगा और 9th से लेकर 12th तक की बालिका को अपने राजस्थान सरकार 2500 रुपये पर ईयर देगी। ये आपकी योजना हो जाती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। और ये अपने राजस्थान में योजना जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना पढ़ चुके हैं छोरों, 1 अगस्त 2024 को राजस्थान सरकार ने योजना शुरू की है। पहले इस योजना का नाम राजश्री योजना था, जो आपको पता है जून 2016 में शुरू हुई थी और बालिका के जन्म पर पहले 50,000 रुपए की राशि मिलती थी राजश्री योजना में। अब राजस्थान सरकार ने कहा कि उस बालिका का जन्म होता है तो हमारी लाडो है और हमारी लाडो है तो उस लाडो को हम 50,000 नहीं 1.5 लाख देंगे और 7 किस्तों में 1.5 लाख की राशि मिलती है। वो योजना है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। और फिर लाऊंगा एक जबरदस्त सेशन और जोरदार सेशन, तुम इंतजार कीजिए योजनाओं का, सारी पोस्टमार्टम करके रख देंगे, एक एक योजनाओं का तुम्हें सब पढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा। चलिए मित्रों, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री जो आपके राजश्री योजना है, इसका पूर्व में जो आपका नाम है मित्रों, ये आपकी बेटी योजना है। ये 1 जून 2016 से शुरू हुई और बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा इसको शुरू किया गया। लक्ष्य इसका बालिकाओं का स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर जो बढ़ाना है और बालिकाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाना है। फिर हमने पढ़ा है इसकी पात्रता क्या है, तो 1 जून 2016 के बाद में जन्मी बालिका इसकी लाभार्थी होगी और ऐसी बालिका को इसका लाभ मिलेगा जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करती है, जिसके माता पिता की आर्थिक स्थिति नहीं है, उस बालिका को ये इस योजना का लाभ मिलेगा। एक या दोनों अभिभावकों का निधन हो गया और केवल वो बालिका अपने सरकारी विद्यालय में अध्ययन करती है, तभी उस बालिका को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और वार्षिक राशि जो है इसमें कक्षा 1 से 8 2100 रुपये होंगे और कक्षा 9 से लेकर 12 तक आपके 2500 रुपये होंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन मैंने आपके बीच में एनालिसिस किए हैं मित्रों, याद रखिएगा, जबरदस्त और शानदार सवाल। और अभी ये अपने प्रस्ताव अपलोड होने जा रहे हैं मित्रों 25 नवंबर तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से हो गए। सत्यापन इसका 30 नवंबर तक किया जाएगा और डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपके हैं मित्रों उसके माध्यम से जन आधार जो लिंक आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपकी राशि को प्रदान किया जाएगा। ये आपकी योजना है। एक भाई का कमेंट है, पहले पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है, बार बार कमेंट आ रहा है। ये क्लास में कुछ आवारे आशिक बातें कर रहे हैं, सुन लो, गाली दूंगा तो पढ़ लो, चुप होके, वरना अब लास्ट बार बोलूंगा नहीं तो ब्लॉक हो जाओगी लाइन से तुम। अरे क्या हो गया भाई, तुम पढ़ने पे ध्यान दो छोरो। फिर कह रहा हूँ ये बातें कुछ काम नहीं आएगी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और फिर तुम कहोगे कि हमें इश्क हो गया था उस उम्र में जहाँ हमें इश्क नहीं करना था और वहाँ इश्क कर बैठे हैं, इसीलिए तो 3rd ग्रेड और पीएसआई और किसी भर्ती में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए छोरो, तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी इन बातों में ना पड़े, एक बार इस जवानी को अपनी किताबों के रंगों में रंग दो, फिर आपका दिन आपका जोरदार होगा। वो लोग जो आपसे जलते हैं, वो लोग जो आपकी असफलता देखना चाहते हैं, सफल होकर एक बार उनको कह दो कि हमारे अंदर दम तो बहुत है, हमारे हौसले बुलंद है। इसलिए प्यारे साथियों, आपको जुगना पड़ेगा और हौसला बढ़ाना पड़ेगा और छोरों लड़ना पड़ेगा उस लड़ाई में।
और तुम सोचते हो कि हमारा सिलेक्शन केवल इन फालतू की बातों से हो जाएगा, तो गलतफहमी निकाल देना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। एक बार शेयर और लाइक कर दो छोरा। एक बार जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में है और हम कर ही रहे एनालिसिस पूरा बराबर। शेयर करो बढ़िया जबरदस्त दबा के एक बार। चलो, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की 66वीं नंबर की वार्षिक कला प्रदर्शनी हुई। उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर कितने कलाकारों को सम्मानित किया? क्या गजब का सवाल है। और ये परीक्षा में सवाल आता है भाई राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की बात करें मित्रों, तो 24 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका जयपुर में है। फिर यहाँ से मेरे लाडलो एक सवाल बनता है, इसका उद्देश्य भी परीक्षा में पूछा है। तो अपने राजस्थान में जो राजस्थान ललित कला अकादमी है, ये मित्रों आपके शिल्प कला को प्रोत्साहन देने का काम करती है। तो शिल्प कला को बढ़ावा देती है ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत गजब का और शानदार सवाल आपका हो जाता है, ये याद रखना। अब राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का 66वें नंबर का वार्षिक अपने प्रदर्शनी हुई। उसमें राजस्थान के कितने लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है मित्रों, उन 9 कलाकारों के नाम आपके आ जाते हैं और याद रखिएगा वो कलाकारों की संख्या आ जाती है 9। तो ये 9 आपके कलाकार हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जबरदस्त और शानदार सवाल आपका हो जाता है, संख्या याद रख लेना। कोई कलाकार इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप तो केवल और केवल ये संख्या ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के सफल क्रियान्वयन हेतु किसकी अध्यक्षता में हमारे राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है? बहुत जबरदस्त सवाल बनेगा ये। अब आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने 2047 तक राजस्थान को एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में डेवलप करना है। तो राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। उसका अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया जाएगा, किसकी अध्यक्षता में ये काम होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिएगा प्यारे साथियों, अगर मैं इस विकसित राजस्थान @विजन डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो अभी जो प्यारे साथी इसकी जो बैठक है वो अभी आपके ये जो बैठक है लाडलो, ये बैठक आपके 13 अक्टूबर को हुई थी और साल 2025 में हुई है अपने राजस्थान में और जयपुर में हुई है। तो 13 अक्टूबर 2025 को इसके लिए बैठक की गई और इसमें जो आपके राज्य स्तरीय जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो वो राजस्थान का आपके चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव होगा। और अभी आपको पता ही है राजस्थान के मुख्य सचिव बदल चुके हैं और मैंने आपको पढ़ा भी दिया मित्रों वो करंट में, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी वर्तमान में जो आपके राजस्थान के 46वें नंबर के जो CS है मुख्य सचिव, वो आपके बने हैं कौन मित्रों? उनका नाम आता है वी श्रीनिवासन। पहले आपके 45वें नंबर के मुख्य सचिव थे जिनका नाम आता है आपके सुभाष पंत और अब बदल चुके। विधानसभा स्पीकर की बात करें तो आपको पता है मित्रों भाजपा के वरिष्ठ नेता जिनका नाम आता है वासुदेव देवनानी। इन वासुदेव देवनानी को 16वीं विधानसभा का स्पीकर अपॉइंट किया गया और राज्यपाल भी आपको पता होना चाहिए। अभी आपके वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? उनका नाम आता है मित्रों आपके हरिबाबू किशनराव बागड़े। और मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से कि राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू किशनराव बागड़े ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और मुख्यमंत्री आप सबको पता है, कहते हैं कि किस्मत हो तो भजन लाल जैसी, जो एक ही बार में विधायक से डायरेक्ट CM बने। बहुत गजब का और शानदार सवाल। देखिए भाई ये याद रखना, तो ये आपके बीच में सवाल होगा और राज्य स्तरीय आपकी स्टीयरिंग कमेटी है, इसका अध्यक्ष आपके कौन बनेंगे? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत गजब का सवाल होगा और आपका सवाल हो जाता है मुख्य सचिव। चलिए मित्रों, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कब सीवरेज एवं वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025 को लागू किया जाएगा? मंत्रिमंडल की बैठक में इस पॉलिसी को अपने लॉन्च कर दिया गया। और प्यारे साथियों ये जो पॉलिसी अपने राजस्थान में कब लागू हुई? क्या 1 जुलाई 2025 को, 31 अगस्त 2025 को, 13 अगस्त 2025 को, 21 जुलाई 2025 को? तो याद रखना मित्रों, राजस्थान में राज्य जो आपके सीवरेज और वेस्ट वाटर जो पॉलिसी है इसको राजस्थान में आपके लागू किया गया और ये पॉलिसी आपके लागू की गई मित्रों 31 अगस्त 2025 को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब प्यारे साथियों ये जो आपकी पॉलिसी है इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य को आप सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो प्यारे साथियों जो आपके सीवरेज जो सिस्टम है उस सीवरेज सिस्टम को सुधारना। बहुत गजब का सवाल पढ़ा रहा हूँ मैं। सीवरेज सिस्टम को सुधारना, सीवरेज सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? मान लो कि कोई भी नाला अगर राजस्थान सरकार ने डेवलप करवा रखा है
और वो नाला किसी वजह से अपने जो है जाम हो गया और उसमें जो पानी है वो अच्छी तरीके से अप्रवाहित नहीं हो पा रहा है। जब उसमें पानी बह नहीं पा रहा तो इसका मतलब है कि उस नाले को अच्छा साफ किया जाए ताकि वो जो पानी है उसकी निकासी आसानी से हो सके। पहला तो ये है। फिर इसके बाद में जो प्यारे साथियों दूसरा जो इसका ये बताया गया उद्देश्य, ये जो आपका वेस्ट वाटर है, इस वेस्ट वाटर का जो अपन प्रयोग है, इसका जो उपयोग है, हम क्यों ना इसका उपयोग करें और इसको उपयोग करें किसमें, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी पेड़ पौधों का विकास कर दिया और आप प्यारे साथियों पेड़ पौधों का विकास कर रहे हैं तो उसमें आपको हो सकता है कि पानी की आवश्यकता पड़े, तो आप ये जो वेस्ट वाटर आपका जो बह रहा है इसका यूज कीजिएगा और वहां से अपने जो पेड़ पौधे हैं उनको डेवलप कीजिएगा। फिर तीसरी बात है कि इसमें जो उद्देश्य रखा गया मित्रों, इसमें ये कहा गया, राजस्थान सरकार ने कहा कि सीवरेज सिस्टम और वेस्ट वाटर पॉलिसी को अपन को सुधारना है। तो ये जो गंदा पानी है ना, इस गंदे पानी को भी हमें है ना रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल मतलब हो सकता है कि ये जो आपके गंदा पानी है इस वेस्ट वाटर को भी अपन बचा सकें, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है ऐसा भी नहीं है कि जल के मामले में अपन पूरा आत्मनिर्भर है। क्योंकि आपको पता है इस राजस्थान में भी आपके जो वाटर ब्लॉक जोन है उनमें से कई ऐसे वाटर ब्लॉक जोन है जो डार्क जोन की कैटेगरी में आते हैं अभी भी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये आपके राजस्थान सरकार ने राज्य की पहली सीवरेज एवं वेस्ट वाटर पॉलिसी 2016 है जो आप 2025 है जो आपके 31 अगस्त 2025 को आपके लागू की गई। ये आपका सवाल हो जाता है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बनता है। चलिए लाडलो अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025। संशोधन विधेयक इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान में जो मत्स्य क्षेत्र जो नियम है ये आपका विधेयक आपके प्यारे साथियों 2016 के स्थान पर लाया गया। तो पहले 2016 में ये अपने मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने एक मत्स्य क्षेत्र आपके विधेयक पारित हुआ था। अब आपके अपने राजस्थान सरकार इसमें कुछ संशोधन करके 2025 में वापस ये आपका राजस्थान में मत्स्य क्षेत्र जो संशोधन विधेयक है इसको पारित किया है। लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूँ जबरदस्त और शानदार सवाल आपका हो जाएगा और आज का ये इस सेशन का 7वां सवाल जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र जो संशोधन विधेयक 2025 है इसको राजस्थान विधानसभा के द्वारा 8 सितंबर 2025 को पारित किया गया। ये बात बिल्कुल सही और करेक्ट है मित्रों कि राजस्थान की विधानसभा में इस विधेयक को रखा गया और राजस्थान की विधानसभा ने इसको 8 सितंबर 2025 को अपनी विधानसभा में पारित कर दिया। पहली बार अगर कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा के मछली पकड़ रहा है या मछली पकड़ने के लिए किसी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग कर रहा है या किसी जलाशय में जहर वगैरह डालकर मछली जैसे अपने मछली को मार रहा है, इस प्रकार के अगर कोई अपराध करता है पहली बार, तो ये जो जुर्माना है मित्रों, ये जुर्माना अब आपका होगा 25,000। पूर्व में ये जो जुर्माना था मित्रों, ये पूर्व में जुर्माना कम था और पूर्व में जुर्माना ये मात्र आपके 500 रुपये था। 6 महीने की इसमें कैद थी। अब राजस्थान सरकार ने कहा कि 500 रुपये से काम नहीं चलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी अनुज्ञा के उसने मछली पकड़ने का प्रयास किया, अगर उस जलाशय में कोई विस्फोटक पदार्थ डाला या विष डालकर मछली पकड़ रहा है, ऐसे अपराध करेगा तो अब उस व्यक्ति को 25,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा पहली बार में। अभी तो आगे सुनो, यदि अपराध पुनः दोष सिद्धि हो जाए, मतलब अगर अपराध उसने दूसरी बार भी कर दिया तो इस बार उसको निपटाना है ढंग से, और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति विशेष से आपके 50,000 रुपये जो जुर्माना है वो वसूल किया जाएगा। और ध्यान रखना, और इसमें 6 माह का जो कैद है वो भी इसमें प्रावधान किया गया। ये तीनों स्टेटमेंट आपके इसके बारे में सही है। बहुत गजब का और शानदार सवाल है मित्रों। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाता है कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों आपके बिल्कुल इस प्रश्न के बारे में सही आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना मित्रों। मत्स्य जो आपके क्षेत्र संशोधन विधेयक है ये राजस्थान की विधानसभा में 8 सितंबर को पारित हो गया 2025 में। पहली बार कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार अगर अपराध करता है तो 50,000 का जुर्माना भी होगा और 6 महीने की उसको कैद भी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए लाडलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2025 को तीसरी प्रवासी राजस्थानी
मीट जो है उसका आयोजन आपके कहाँ किया गया। अभी आपको पता है राजस्थान सरकार प्रवासियों को बढ़ावा दे रही है और जो भी राजस्थानी प्रवासी है उन्हें एक अच्छा अधिकार मिले और एक अच्छा मंच मिले। तो राजस्थान सरकार कई ऐसे स्थान है जहां पर प्रवासी राजस्थान जो मीटिंग है उसका आयोजन कर रही है और तीसरी मीटिंग आपकी 28 अक्टूबर 2025 को हो गई है मित्रों। ये तीसरे नंबर की मीटिंग आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नामक स्थान पर आपके ये तीसरे नंबर की जो प्रवासी राजस्थान मीट है इसका आयोजन किया गया। अगर मैं बात करूं प्यारे मित्रों तो इस साल जो आपकी पहली प्रवासी जो आपकी मीटिंग हुई है वो आपकी सूरत गुजरात में हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम आपके मीटिंग जो है मित्रों वो आपके सूरत गुजरात में हुई थी। और अगर मैं राजस्थान में प्रवासी सेकंड नंबर की मीटिंग की बात करूं तो सेकंड नंबर जो मीटिंग है वो आपके हैदराबाद में की गई और थर्ड नंबर की जो आपके मीटिंग है मित्रों ये थर्ड नंबर आपके जो मीटिंग है इसका आयोजन आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया, याद रखना। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त और शानदार सवाल पढ़ाने जा रहा हूं जो कई बार आपके सवाल परीक्षा में देखने को मिला है। बताओ कमेंट करके राजस्थान प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान प्रवासी दिवस कब मनाया जाता। फिर मैंने आपको एक सवाल ये भी पढ़ाया था मित्रों, राजस्थान प्रवासी जो ट्रांसजेंडर हैं, राजस्थान प्रवासी ट्रांसजेंडर हैं कि अध्यक्ष कौन है। राजस्थान प्रवासी जो ट्रांसजेंडर संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये भी अपन ने पढ़ा था और उनका नाम आता है रोजी बोरोलिया। ये भी ध्यान रख लेना, थोड़ा सा बढ़िया ज़बरदस्त और शानदार सवाल हो जाएगा। और राजस्थान प्रवासी दिवस पूछा जाए लाडलो तो ये आपका मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। और देखिए इस बार कहाँ आयोजित होता है वो अपन पूरा पढ़ेंगे इसको। और ज़बरदस्त और शानदार सवाल अभी करंट में वापस एक सवाल आएगा जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और राजस्थान में कन्फेडरेशन ऑफ जो अपने जो CII है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है प्रवासी राजस्थान का। और मैंने आपको एक सवाल और पढ़ा दिया वो भी आपको ध्यान रखना है। बताओ देखिए मित्रों, राजस्थान जो आपके प्रवासी संघ है, राजस्थान प्रवासी संघ, इसकी चेयरमैन किसको बनाया गया। बताइए मित्रों फटाफट से कमेंट करके। कुछ दिनों पहले ही इसको मैं करंट में पढ़ा चुका हूँ। और राजस्थान में प्रवासी संघ की चेयरमैन आपके कौन बनी है, उनका नाम आता है मित्रों आपके डॉक्टर मनीषा अरोड़ा। तो डॉक्टर जो मनीषा अरोड़ा है इन्हें आपके राजस्थान सरकार ने आपके राजस्थान में मित्रों ध्यान रखना इन्हें राजस्थान प्रवासी संघ की चेयरमैन अपॉइंट किया है। बहुत गजब का और शानदार सवाल आपका है जो ये पूरा होता है। ठीक है लाडलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली प्रवासी राजस्थान मीटिंग सूरत गुजरात में हुई, सेकंड नंबर हैदराबाद में तेलंगाना में, थर्ड नंबर आपकी होने जा रही है कोलकाता में 28 अक्टूबर को हो गई। प्रवासी राजस्थान दिवस में आपको बता ही चुका लाडलो, ये प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन आपके 10 दिसंबर के दिन किया जाएगा। ये याद रखना, पहली बार राजस्थान प्रवासी दिवस 10 दिसंबर 2025 को मनेगा क्योंकि पिछली बार राइजिंग राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। और सहयोग होगा इसमें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा। ये आपके तमाम सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ जो संरक्षण केंद्र है वो खोला जाएगा। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूँ ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में पहुँच चुका है। अपने राजस्थान में अपने प्यारे साथियों जो कछुआ है उस कछुए का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि कछुआ एक ऐसा जीव है जो अपने पानी में जब रहता है तो पानी में जो भी अपने प्यारे साथियों उसकी गंदगी होती है, जो भी उसमें कीड़े मकोड़े कीटे होते हैं उनको खाता है और पानी की जल की स्वच्छता को बढ़ावा देता है। तो राजस्थान सरकार राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र खोलने जा रही है और ये राज्य का पहला संरक्षण केंद्र खुलेगा कछुआ का आपके राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना छोरों, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल हो जाएगा। तो सारे प्रश्न आपके करंट में चल रहे हैं। भी क्या क्या चल रहे हैं गुरुजी एक बार बता दियो ना। ले मेरे मुन्ना आजा, बता दूं छोरे, बता देता हूं मेरे मुन्ना को। पहला सवाल तो मेरे मुन्ना का बन जाएगा भाई, अगर राजस्थान में बटरफ्लाई, ओहो तितली उड़ी भाई, तितली उड़ी। तितली पार्क बटरफ्लाई जो पार्क है ये आपके राजस्थान सरकार ने कहाँ डेवलप किया है,
आपको ध्यान रखना है उदयपुर जिले के अम्बेरी नामक स्थान पर डेवलप किया है। और मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान सरकार ने आपके राजस्थान में क्रोकोडाइल पार्क यानी मगरमच्छ पार्क कहां बनाया है? तो ये राजस्थान सरकार क्रोकोडाइल पार्क आपके मगरमच्छ पार्क स्थापित कर रही है। कहां पर? उदयपुर जिले के बागदरा नामक स्थान पर। और राजस्थान का पहला आपका जो कछुआ संरक्षण केंद्र है वो राजस्थान का प्रस्तावित है आपके राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा मित्रों। चलिए आज के करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल लेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। कल भी ऐसा सवाल पढ़ा था हमने मित्रों। ये नमो डाइवर्सिटी जो नमो आपका जो बायोडाइवर्सिटी है मित्रों, ये आपके अलवर जिले में एक बांध है, उसका नाम आता है मित्रों आपके प्रताप बांध। उसी प्रताप बांध के किनारे इस नमो डाइवर्सिटी जो पार्क है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और आपको पता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव है, अगर मैं इनकी बात करूं मित्रों तो ये आपके राजस्थान में जो अलवर लोकसभा क्षेत्र है उस अलवर से आपके सांसद है, लोकसभा सांसद। और मोदी सरकार में इनको दूसरी बार आपके केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मौका इनको दिया गया। तो यह आपका जो प्रश्न होगा, राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां बनने जा रहा है? तो ये आपका अलवर में बनेगा। और फिर कह रहा हूं छोरों, लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला है इसलिए गजब का सवाल हो जाएगा। और फिर परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है एक जबरदस्त क्वेश्चन जो आपका ये प्रश्न बन सकता है। और धौलपुर का पढ़ ही दिया मैंने करंट में सवाल आपको अभी। धौलपुर में राजस्थान का पहला कछुआ आपके संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। जबरदस्त और शानदार आपके साथ में आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास का समापन कर रहा हूं। और छोरा अभी रुक जाइएगा, विजय सीरीज के सवाल और लेते हैं। चलो पढ़ो एक बार, बहुत बेहतरीन और शानदार कंटेंट है। ग्रंथराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भाई फटाफट से। रीट मेंस वालों तुम्हारे जबरदस्त सवाल हैं ये और गजब प्रश्न आएंगे। फिर कह रहा हूं L1 हो या L2 हो, चमकेंगे सीधे सवाल। राजस्थान जीके के साहित्य वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक बार थोड़ा सा जोर लगा दीजिएगा और लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा। जबरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच है। और तुम लाइक भी कर दो भाई, थोड़ा सा क्लास को एक बार तो कर दिया करो। चलिए भाई बताइएगा फटाफट से। चलिए भाई बताइएगा, जबरदस्त और शानदार सवाल। ग्रंथराज पुस्तक के लेखक कौन है? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। कोई बात नहीं मेरे लाडलों, ग्रंथराज पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक है मित्रों आपके गोपीनाथ। ठीक है लाडलों, अब तो याद रह जाएगा। कुछ पुस्तकें जो आपको मैं बता देता हूं, जैसे एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, राज रूपक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे लाडलों। और इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? वीरवान। अगर मैं इसी के साथ आपको बताऊं तो एक आपके पुस्तक है जो रीट मेंस में ज़्यादा पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। बिसलदेव रासो है, जो आपके अपने नरपति नालय के द्वारा लिखी गई। बहुत गजब का और शानदार सवाल। और ये भी पूछा है मेरे लाडलों, बिसलदेव जो रासो है ये क्या है? तो 4 भागों में विभाजित एक प्रेम काव्य खंड है। और इसमें आपको ध्यान रखना है मेरे छोरों, श्रृंगार रस प्रदान ये आपका एक साहित्य है जो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपका एक जबरदस्त सवाल और बता देता हूँ जो परीक्षा में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछे लाडलो, डोला मारूरा दुहा जो पुस्तक है इसके लेखक आपके कौन है? तो मेरे मित्रों ध्यान रख लेना, इसके लेखक है आपके एक व्यक्ति विशेष जिनका नाम आता है आपके कवि क्लोल, जिसमें डोला मारू की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। अब मैं आपको कुछ सवाल देके जा रहा हूं जो आप मुझे बताओगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनके रिप्लाई करना। जवान रासो जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है और आपको बताना इसमें किस युद्ध का वर्णन किया गया। एक तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आपको देना है। इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, कर्पूर मंजरी जो नामक पुस्तक है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओगे। बताओ छोरो, लगा दो दम अपना, कितना तुम्हारे अंदर दम है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान की किस चित्र शैली पर आपके कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कांगड़ा शैली वैसे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ऐसी शैली जिसमें कीट पतंगों वनस्पति से संबंधित चित्र बने हो प्राकृतिक सौंदर्य के, उसको कहते हैं मित्रों आपके क्या? तो उसको कहते हैं आपके कांगड़ा शैली। और ध्यान रखना भाई, कांगड़ा शैली से प्रभावित आपकी राजस्थान की कौन सी पेंटिंग है?
तो उसका नाम आता है आपके किशनगढ़। और आपको पता है मित्रों, किशनगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ और स्वर्णकाल आपके किस शासक का माना जाता है? तो सावंत सिंह नागरीदास का शासनकाल माना जाता है, याद रखना। अब मैं ही बता दूं भाई, जवान रासो जो पुस्तक है ये सीताराम रत्नू के द्वारा लिखी गई, और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों, एक युद्ध है आपके जिसका नाम आता है बोराज। उस बोराज के युद्ध की जानकारी मिलती है जिसमें मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह ने भाग लिया था। और कर्पूर मंजरी जो पुस्तक है इसके लेखक आपके आ जाते हैं राजशेखर। और याद रख लेना छोरों, ये जो कर्पूर मंजरी पुस्तक है इसको राजशेखर ने आपके कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? प्राकृत भाषा में। आप तो ये बता देना मुझे, राजशेखर का संबंध किस गुर्जर प्रतिहार शासक से आता है, ये जरूर बताना। राजस्थान में किस लोक संत ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए जुड़ती निपक आंदोलन चलाया? क्या गजब सवाल है। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक संत है जिन्होंने निपक आंदोलन चलाया था, तो उनका नाम आपको पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, निपक आंदोलन चलाने का श्रेय आपके संत दादू दयाल को जाता है। और दादू दयाल के 2-3 सवाल जो आपको ध्यान रखने हैं मित्रों। एक तो मैं आपको बता दूं, दादू पंथ जो है इसका सत्संग स्थल क्या कहलाता है? एक तो ये सवाल आपका बन सकता है। और आपको ध्यान रखना है मित्रों, दादू पंथ का सत्संग स्थल आपके अलग दरीबा कहलाता है, कई बार अपन पढ़ चुके हैं। और अगर मैं इनकी दादू दयाल जी की जन्म स्थल की बात करूं तो 1544 में साबरमती नदी में बहते हुए संदूक सेन का जन्म माना जाता है अहमदाबाद गुजरात से। और एक सवाल इनका पूछा जाता लाडलों, जो आपको ध्यान रखना है, इन्हें अपने राजस्थान का कबीर कहते हैं। ये सवाल भी अभी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। तो राजस्थान के कबीर के नाम से विख्यात है दादू जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई ऐसे सवाल इनके 1 घंटे तक पढ़ा सकते हैं अपन, ये भी ध्यान रखना। अब प्रश्न पूछा है लाडलों आपको, गुण रूपक जो पुस्तक है इसके लेखक आपके कौन है? शानदार सवाल है मित्रों, गुण रूपक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलों, गुण रूपक पुस्तक के लेखक आपके एक व्यक्ति विशेष है और उनका नाम आता है मित्रों आपके केशवदास। अब मैं आपको बता देता हूँ छोरों, अगर सवाल आपसे ऐसा पूछे कि आपके जो राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ है राजविनोद, ये किसने लिखा है? तो याद रखना भाई, राजविनोद ग्रंथ आपके सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया। और इस ग्रंथ में आपके मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की जानकारी हमें देखने को मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके गुण रूपक पुस्तक किसकी है लाडलों? ये पुस्तक आपके हो जाएगी किसकी? ये आपका आंसर हो जाएगा अपने केशवदास। अगर मेरे लाडलों सवाल थोड़ा सा घुमाकर ऐसे पूछे कि ये बताइए गुण भाषा जो ग्रंथ है ये किसने लिखा? तो गुण भाषा जो ग्रंथ है ये आपके एक बंदे ने लिखा है और उनका नाम आता है आपके हेम कवि। अब मैं तो तुम्हारे अंदर सारे गुण डाल दूंगा, पर तुम्हारे भी गुण होने चाहिए इनको याद करने वाले। ठीक है छोरों, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो डोली जाती है इसकी आस्था का केंद्र कौन सा धार्मिक स्थल है? बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। अब डोली जाति अगर मैं बात करूं तो आपको पता है मित्रों, राजस्थान की प्रमुख एक संगीत जीवी जाति मानी जाती है, जो संगीत के क्षेत्र में ढोल बजाकर अपनी आजीविका चलाते हैं ये लोग। तो ये संगीत जीवी जाति है, ये आपको भी पता है। और इसी जाति का जो अपने धार्मिक जो स्थल पूछा है आस्था का केंद्र, वो किसको माना जाता है? याद है छोरों आपको? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्यारे साथियों, डोली जाति की आस्था का केंद्र आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किससे संबंधित है। और एक आपके राजस्थान की देवी है उनसे संबंधित है, जिनका मूल नाम आपके क्या था? स्वरूप कुंवर था। और बताऊं वो आपके देवी आ जाती है रानी बटियानी। याद रख लेना भाई, रानी बटियानी का जो मंदिर है अपने राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर जिले में एक स्थान पड़ता है जसोल, वहाँ ये इनका मंदिर बना हुआ। और ये जसोल नामक जो कस्बा है अभी प्रेजेंट टाइम मित्रों बालोतरा में आता है। रानी बटियानी का मंदिर आपके डोली जाति का आस्था का केंद्र माना जाता है, याद रखना। जबरदस्त और शानदार सवाल। अगला प्रश्न लेते हैं मित्रों। राजस्थान के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद मल्लिका अर्जुन जो मंसूर है, इनका संबंध आपके राजस्थान में किस संगीत घराने से आता है? बताइए, उस्ताद मल्लिका अर्जुन मंसूर का संबंध अपने किस संगीत घराने से है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, इनका संबंध आपके जयपुर घराने से। कितना जबरदस्त सवाल है। और मैं अब आपको बता देता हूँ, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा। बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? और एक नहीं, ये कई बार सवाल आया है लाडलो, इसके प्रवर्तक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अभी।
और जयपुर राजस्थान का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, इस कथक नृत्य का आदिम संगीत घराना है। तो कथक नृत्य का राजस्थान में सबसे प्राचीनतम अगर कोई संगीत घराना है तो वो आपका जयपुर है। और अब मैंने पूछा आपसे सवाल, जयपुर जो घराना है इसके प्रवर्तक कौन है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसके प्रवर्तक एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है मित्रों आपके मनरंग या भूपत खां, जो दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक रहे। अपने सदारंग खां उनके बेटे थे, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुंगा का ऐतिहासिक युद्ध आपके कब लड़ा गया? शानदार सवाल है मित्रों। ये तुंगा नामक जो स्थान है मित्रों आपके दौसा में पड़ता है, और ये तुंगा का जो युद्ध है आपके ये 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया। अब आपको बताना है तुंगा वाला जो युद्ध है ना, ये किस किस के बीच लड़ा गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो बताओ भाई फटाफट से, आपके मुझे आंसर का इंतज़ार है। बताइएगा आपके 28 जुलाई अपने 1787 को लड़ा गया, ये आपका आंसर क्या होगा? चलिए लाडलो बताइएगा। जबरदस्त और शानदार सवाल, किस किस के बीच लड़ा गया था, ये आपका रिप्लाई किसका आता है सबसे पहले? चलो भाई साल तो बता दिए, पर अब बताने में जोर आ रहा है कि किस किस के बीच हुआ। सितारा शर्मा ने लिखा है कुछ, बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना। जयपुर के एक शासक थे सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने मराठा सरदार महादजी सिंधिया के साथ में लड़ाई की थी। वही आपके तुंगा का युद्ध है मित्रों, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है लाडलो, बहुत बढ़िया और जबरदस्त सवाल। चलिए अगला सवाल। वैदिक वंशावली बाल बोधिनी, जो कि ज्योतिष रत्न माला पर टीका लिखी गई, ये किसकी रचना है? तो वैदिक वंशावली और बाल बोधिनी, इन दोनों रचनाओं की बात करें तो आपके बीकानेर के एक शासक रहे राय सिंह, उनसे संबंधित। और राय सिंह आपको पता है प्यारे साथियों, इन्हें राजपूताने का अपने कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों? राजपूताने का कर्ण। और राजपूताने का कर्ण आपके किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। चलिए अंतिम 2 सवाल और लेंगे, जबरदस्त सवाल। आनंद विलास और भाषा भूषण और आपके सिद्धांत बोध रचनाएं किस शासक से संबंधित है? क्या गजब के सवाल आपके सामने पूछे जा रहे हैं। अपने शासक हैं जो कितने विद्वान रहे कि उन्होंने साहित्य को भी संरक्षण दिया और साथ साथ रियासत में भी शासन किया। बताओ भाई, आनंद विलास, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध आदि रचनाएं आपके किस शासक से संबंधित है? बिल्कुल सही बताया मित्रों। तो आपके मारवाड़ का एक शासक है, उस मारवाड़ के शासक का नाम आपके आता है मित्रों जसवंत सिंह फर्स्ट। अब कोई कमेंट करके बता दो मित्रों, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बता दो आप। चलो भाई कौन कमेंट करता है और किसका आंसर आता है सबसे पहले, वो भी अपन देखते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त आपका आंसर आया, ये तो जसवंत। और लास्ट क्वेश्चन है, रीट में पूछा था, संतों के जीवन वृत्तांत में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? सीईटी में भी आया ये, और बड़ा गजब का और शानदार सवाल। तो ध्यान रख लेना, संतों के जीवन वृत्तांत में गाए जाने वाले गीतों को पर्ची गीत कहते हैं। और ये जो जसवंत सिंह है, याद रख लेना, इनकी जो मृत्यु है ये आपके जमरूद का थाना नामक स्थान पर हुई थी, जो आपके अफगानिस्तान में पड़ता है। याद रखना, जमरूद का थाना, अफगानिस्तान। ये आपके तमाम सवाल मैंने आपको करवा दिए मित्रों, और राजस्थान जीके और विजय सीरीज से संबंधित सवाल आपके सामने हैं। अब मुझे आप में से कौन सा साथी एक प्रश्न का जो आंसर है वो आपके इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देगा। चलो लाडलो लिख दूं सवाल। चलिए भाई मैं आपके सामने प्रश्न लिखने जा रहा हूं। देश दर्पण और आर्याख्यान ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? चलो भाई अब आपकी भी अग्नि परीक्षा है, अगर नहीं आए तो कल मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न का आंसर। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा। अगर प्यारे साथियों सेशन आपको बड़ा ज़बरदस्त और शानदार लगा है तो अंत में यही कहना चाहूँगा, सेशन को अंत में लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। कल की पीडीएफ जो है टेक्निकल इशू के कारण सेव नहीं कर पाया,
तो कल वाली पीडीएफ नहीं ले पाए मित्रों, माफ़ी चाहता हूँ। आज की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी अंदाज में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।